Hello friends, this is ST. Welcome to Adhigam Manch. We are present here with another new and important session. दोस्तों आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें CDP यानी कि पेडागोजी स्पेशल क्वेश्चन सीरीज़ रहेगी। आज जो हम करेंगे वो क्लास फर्स्ट रहेगी। इसमें हम ऐसे बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके सभी एग्जाम्स में आपकी मदद करने वाले हैं। तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल अधिगम मंच को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। CDP क्वेश्चन सीरीज बाय SP सिंह फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स एज CTET, KVS, NVS, DSSB, रीट, UPTET, STET, SuperTET, MPTET आदि सभी जहां पर CDP पूछी जाती है वहां सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ये सीरीज़। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन, इस सीरीज में हम जो डिस्कस करेंगे 10 ऐसे सिलेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपकी पेडागोजी शिक्षण शास्त्र से संबंधित समझ को, अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे। ठीक, सभी टेट्स चाहे कोई स्टेट टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, सभी में इक्वली इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये सेशन। तो ये रहा आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। प्रोग्रेसिव क्लास की यहाँ पे बात हो रही है, तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन को आप रीड करें और अपने अकॉर्डिंग आंसर मार्क करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास में जब हम पाते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्यक्तिगत विभिन्नताएँ बच्चों में मिलती हैं तो ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहेगा किस प्रकार हम देख सकते हैं, तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की योजना के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सहज बनाने के लिए, अपनी परियोजना को बनाने के लिए, पाठ योजना को बनाने के लिए व्यक्तिगत विभिन्नता को हम आधार बना सकते हैं या बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल हट जाते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप यहाँ से बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं हमारी पाठ्य योजना निर्धारित करने में। ठीक, या फिर एक टीचर को यह समझने में कि बच्चा किस किस तरह से सीख पा रहे हैं। ठीक, इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव क्लास की बात हो रही है, तो उसमें किस पे सबसे ज़्यादा जोर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है, आप भी रीड करके आप भी मार्क करने की कोशिश करें। तो दोस्तों एक समावेशी कक्षा में सबसे ज़्यादा जो जोर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होता है। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव कक्षा का सीधा सीधा मतलब यह हो जाता है कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, अपनी अलग रुचि, इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी होती है, तो उसको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, क्योंकि वो खुद ज्ञान का सृजन कर सकता है, सीख सकता है। तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, बाकी सारे ऑप्शन हट जाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है। यानी कि सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी की पहचान की यदि हम बात करें तो उसका प्रमुख लक्षण कौन सा रहेगा। कोई बच्चा क्रिएटिव है, सृजनात्मक है, ठीक है, सृजनशील है, तो उसकी पहचान आप कौन से एक प्रमुख लक्षण से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी कि अपसारी चिंतन। कोई बच्चा क्रिएटिव है, सृजनशील है, तो उसका जो चिंतन है वो डाइवर्जेंट रहेगा, वो अलग अलग दिशाओं में एक समस्या के नए नए अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकता है। यानी कि उसके एक समस्या के वो बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल पाएगा। तो अब सारे चिंतन रहेगा। यदि सारे ऑप्शन की बात करें तो वो सारे ऑप्शन हट जाएंगे। और हम यदि बात करें किसी भी सृजनशील व्यक्ति के बारे में, किसी सृजनशील बच्चे के बारे में, तो उसकी 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं FFOE। FFOE की बात करें तो सबसे पहले उसके थॉट, उसके विचारों में इन्फ्लुएंसी रहेगी। ठीक है, इसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, उसके साथ साथ ओरिजिनलिटी रहेगी, यानी कि मौलिक विचार रहेंगे। इसके बाद उसकी थिंकिंग इलेबोरेटिव रहेगी, यानी कि वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला रहेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? निम्नलिखित में से अधिगम यानी कि लर्निंग की सबसे अच्छी अवस्था कौन सी रहेगी? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, चारों को पढ़ने के बाद आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा सही रहेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होता है। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। यदि बच्चे का जो इमोशंस हैं, जो संवेग है, वो एकदम संतुलित रहेगा, बैलेंस रहेगा, उसकी उत्तेजना, उसके इमोशंस, कोई उसे भय नहीं रहेगा, तो उसकी जो लर्निंग है, उसका जो अधिगम है, उसका जो सीखना है, सुचारू रूप से निर्धारित हो पाएगा। और यदि बात करें हम सारे ऑप्शन में, तो उसमें डिसबैलेंस रहेगा उसका इमोशन, उसकी उत्तेजना, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? सीखने के लिए कौन सी एक धारणा उपयुक्त है? ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी कि योग्यता सुधार्य है। किसी भी बच्चे की योग्यता को हम सुधार सकते हैं, समय समय पर, समय के अनुसार उसे सुधार सकते हैं। ठीक है, कभी भी उसमें सुधार किया जा सकता है, ये एकदम कोई अटल नहीं है। जैसा कि ऑप्शन नंबर 3 में कहा गया, योग्यता अटल है या फिर असफलता अनियंत्रित है या फिर प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होता है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है CTET 2020 में आया है, जो कि 31 जनवरी को अभी हुआ है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होता है। इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, हिमांशी सिंह जो लेट लर्न के ऑनर हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है, वो CDP क्वीन हैं। ठीक है, जिस तरह से वो क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करते हैं, बहुत अच्छी तरीक़ा से करते हैं, क्योंकि CDP की वो क्वीन हैं। CDP में उन्होंने महारत हासिल कर रखी है, इसलिए उनका कोई मुकाबला कहीं भी नहीं कर सकता। मैं अपनी बात करूं तो मेरी एक छोटी सी पहल है, क्योंकि मैं जितना जानता हूं उसको मैं एक्सप्लोर कर सकूं, उसको आप तक शेयर कर सकूं। ठीक है, तो हमारे अधिगम मंच चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिलती है हमारे इन सेशन से, इन क्वेश्चन से, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनती है, आपकी समझ विकसित होती है और आपकी तैयारी में थोड़ी भी मदद मिलती है, तो हमारे अधिगम मंच चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। संवेगात्मक बुद्धि, इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? यहाँ पे पॉपुलैरिटी या प्रयोग करने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। तो प्रस्तुत करने की बात करें तो मेयर एवं सॉल्वे, यानी कि जॉन मेयर एंड पीटर सॉल्वे ने इसे सबसे पहले प्रस्तुत किया। यदि हम बात करें तो 1964 में एक पेपर में इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि संवेगात्मक बुद्धि को इन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक, तो ये रही एक बात। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रहा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यदि हम बात करें पॉपुलैरिटी की बात या प्रयोग की बात, इमोशनल इंटेलिजेंस को सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता कब मिली? ठीक, तो दोस्तों पॉपुलैरिटी की यदि हम बात करते हैं तो 1995 में एक बुक आई जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि संवेगात्मक बुद्धि, जो कि डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि को सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी या फिर लोकप्रियता दिलाई। ये 1995 डेनियल गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस बुक आने के बाद संवेगात्मक बुद्धि को सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। दोबारा से बात करें, यदि टर्म सबसे पहले प्रस्तुत की तो जॉन मेयर एंड पीटर सॉल्वे ने इसे प्रस्तुत किया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। सबसे पहले लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। किस तरह से बच्चे का नैतिक विकास निर्धारित होता है, किस तरह से बच्चे में नैतिकता आती है। तो दोस्तों इन्होंने चरणों में प्रस्तुत किया है नैतिक विकास का सिद्धांत। चरण की बात करें तो इन्होंने 3 चरण प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण में 2-2 अवस्थाओं की बात करते हैं, कुल मिला के 6 अवस्था, 6 स्टेजेस की ये बात करते हैं। क्लियर? किसी बच्चे का जो नैतिक विकास है 3 चरणों में निर्धारित होता है। चरणों में ही
अवस्थाओं की बात करें तो प्रत्येक चरण में 2 अवस्था, कुल मिला के 6 अवस्थाओं की ये बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के कौन से चरण को दर्शाता है। तो आइए देखते हैं कौन से चरण को दर्शाता है। 3 चरणों की बात करें तो तीनों चरण, सबसे पहले हम बात करेंगे प्री ऑपरेशनल मॉरलिटी, यानी कि पूर्व प्रथापूर्व, ठीक है, नैतिकता या प्रथागत नैतिकता या फिर उत्तर प्रथागत। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि ये कॉन्वेंशनल मॉरलिटी की बात होती है। कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति, ठीक है, किसी कार्य को इसलिए करेगा क्योंकि उसे उसकी सोसाइटी, उसके समाज, उसके कल्चर ने स्वीकृति दे रखी है। ठीक, तो यहाँ पे प्रथागत यानी कि कॉन्वेंशनल मॉरलिटी की बात हो रही है। ये था क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन की यदि हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से देखना होगा आपको, क्योंकि नहीं स्किप कर जाए तो आपका क्वेश्चन की डेफिनेशन बिल्कुल चेंज हो जाती है, आंसर ही बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का एक उदाहरण नहीं है, तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का एक उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यानी कि जो व्यक्ति या जो बच्चा असहनशीलता प्रकट करता है, असहनशील है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उसका अच्छा मानसिक स्वास्थ्य नहीं है, यानी कि ये एक लक्षण नहीं है। यदि हम बात करें समायोजन योग्यता, बच्चे में समायोजन योग्यता है, संवेगात्मक परिपक्वता है या फिर आत्मविश्वास है, तो हम कह सकते हैं ये सभी 1, 2, 3 तीनों के तीनों अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं। लेकिन हम बात करें ऑप्शन नंबर 4, ये नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को डैश समझना चाहिए। किसी भी टीचर को, ठीक है, बहुभाषिता यानी कि मल्टीलैंग्वेलिज्म को कक्षा में समझना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, एक गुण और साधन। क्योंकि इंडिया में बात करें तो मल्टी लैंग्वेज कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है। यदि क्लास में बहुभाषी बच्चे आते हैं तो प्रत्येक टीचर को चाहिए कि एक गुण और एक साधन के रूप में इसे लें, यानी कि एसेट के रूप में इसे एक्सेप्ट करें और इसी के आधार पर बच्चों का निर्धारण करें। उसकी भाषा, चाहे लोकल भाषा वो यूज करे, चाहे मराठी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, किसी भी भाषा को उसे नकारना नहीं चाहिए, टीचर को अपनाना चाहिए। उसकी भाषा में ही उस बच्चे को अभिव्यक्ति करने की खुली छूट देनी चाहिए, यानी कि एसेट और सोर्स के रूप में उसे मानना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। मल्टीलैंग्वेलिज्म यानी कि बहुभाषिता पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुभाषिता की जब भी क्लासरूम में बात हो रही है तो एक गुण और एक साधन के रूप में हमें यूज करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन हैं बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं, बार बार एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मैं ऐसी आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग सीडीपी के प्रति आपकी समझ को बेहतरीन तरीके से विकसित कर पाएंगे। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, क्योंकि प्रत्येक क्लास में हम 10-10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता रहे, आपकी समझ में आता रहे। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों इन क्वेश्चंस की पीडीएफ यदि आपको चाहिए, ठीक है, इस सीरीज के प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो पाएगी। आप जा सकते हैं अधिगम मंच स्क्वाड, जो यानी कि टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर जाकर आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस सीरीज़ के प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको अवेलेबल हो पाएंगे। ठीक, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से टेलीग्राम चैनल पर जाएं और वहां से अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय डैश, यहाँ पे बात हो रही है बच्चों के विद्यालय के लिए सोशलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, बच्चे के समाजीकरण में विद्यालय का कौन सा एक रोल है। ठीक है, तो विद्यालय के रोल की बात करें तो विद्यालय द्वितीयक कारक है, यानी कि सोशलाइजेशन की सेकेंडरी एजेंसी है, यानी दूसरी द्वितीयक एजेंसी है। ठीक, यदि बात करें हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट की, तो विद्यालय की बहुत कम भूमिका, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बच्चे का समाजीकरण, सोशलाइजेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा भूमिका है। सबसे पहले यदि हम बात करें, ठीक है, तो उसकी फैमिली जो फर्स्ट या फिर प्राइमरी
एजेंट की बात करें तो वो उसकी फैमिली हो गई, फैमिली मेंबर हो गए। उसके बाद क्योंकि बच्चा 5 साल के बाद ही विद्यालय में प्रवेश करता है, स्कूल में प्रवेश करता है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय जो है वो द्वितीय कारक के रूप में इम्पोर्टेंस रोल प्रदान करता है। तो यहाँ पे रहेगा, यानी कि बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय द्वितीय कारक के रूप में हेल्प करता है। तो विद्यालय किसी बच्चे के समाजीकरण का द्वितीय कारक हो गया, ठीक है। इसके बाद यदि बात करें और द्वितीय कारक बहुत सारे हो गए, लेकिन उससे पहले फैमिली उसकी प्रथम होती है। तो फ्रेंड्स, ये 10 क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे आपकी CDP और पेडागोजी की समझ को विकसित करने में। आई होप यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। दोबारा से CDP क्वेश्चन सीरीज़ ये जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं बाय SP सिंह फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स, सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि हमने अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जैसे कि CTET, KVS, NVS, DTET+B, रीट, UPTET, STET, MPTET आदि सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे अधिगमन चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें। यदि ये क्वेश्चन आपकी हेल्प करते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। कमेंट करके कोई भी क्वेरी हो ज़रूर से बताएं। और अभी तक आपने हमारा चैनल अधिगमन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। आपको हमसे जुड़ने के लिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं SP आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।